नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऐश्वर्य अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे 1947 से अभी तक भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए उनके कार्यकाल के बारे में और उनके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में, महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। ठीक है, आज हम कुल 11 प्रधानमंत्रियों के बारे में बात करेंगे, तो इस तरीके से यह वीडियो भाग 1 होने वाला है। ठीक इसी प्रकार का वीडियो मैं भारत के राष्ट्रपतियों के संबंध में भी आपको देने वाला हूँ। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी मैं आपको साथ साथ बताते चलूंगा। देखिए, यह जो टॉपिक है किसी विषय विशेष के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन फिर भी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। भारत के प्रधानमंत्री 1947 से 2020 मतलब वर्तमान तक। भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब एक चीज समझिए, जिस भी प्रधानमंत्री के आगे ये जो सिंबल है वो बना होगा तो उसका मतलब ये है कि उस प्रधानमंत्री को भारत रत्न मिला है। यहां पर मैंने नोट पॉइंट पे भी लिखा है। ठीक है, भारत रत्न प्राप्त प्रधानमंत्री। क्लियर? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भारत रत्न मिला था। 1947 से 1964 तक इनका कार्यकाल रहा था, मतलब 3 पूर्ण कार्यकाल के साथ 2 वर्ष अतिरिक्त। ठीक है, 15 साल हो गया 3 पूर्ण कार्यकाल के लिए और 2 वर्ष अतिरिक्त। क्लियर? तो लिखा हुआ है 3 पूर्ण कार्यकाल प्लस 2 साल। अब देखिए, जैसे ही भारत आजाद हुआ तो भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती थी खाद्यान्न की समस्या। तो खाद्यान्न की समस्या को देखते हुए बहुत सारे स्टेप लिए गए जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। उसके साथ साथ हर क्षेत्र में विकास की बात की गई, विकास के दृष्टिकोण को रखकर चला गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो इस तरीके से अनेक संस्थाओं का गठन हमको देखने को मिलता है इस दौरान, जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल के दौरान। ठीक है, जैसे अगर बात करें तो सबसे प्रमुख है योजना आयोग। ठीक है, जिसके आधार पर हर 5 वर्ष में पंचवर्षीय योजना निकाली जाती थी। उसके बाद अगर बात करें DRDO, ठीक है, डिफेंस और अनुसंधान के केस पे ये संगठन की बात कर सकते हैं। 1958 में इसका गठन हुआ। एम्स की बात करें चिकित्सा के क्षेत्र में 1956 में इसका गठन हुआ। IIM, IIT, NIT जैसे शिक्षण संस्थाओं का, टॉप क्लास शिक्षण संस्थाओं का गठन भी इनके कार्यकाल के दौरान हुआ। तो देखिए, हर क्षेत्र में, चाहे चिकित्सा हो, चाहे आपका शिक्षा हो या खाद्य के क्षेत्र में हो, अनुसंधान के क्षेत्र में हो, रक्षा के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में 360 डिग्री इन्होंने विकास के बारे में सोचा देश के लिए। ठीक है, अब इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछी जाती है तो वो भी देखिएगा। जैसे भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विश्व इतिहास की झलक, जिसे इंग्लिश में ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री कहते हैं, मेरी कहानी, ये उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। साथ ही साथ पिता का पत्र पुत्री के नाम, ये भी उनकी एक रचना थी, जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी को संबोधित करते हुए अपनी पुस्तक लिखी हुई है। ठीक है, और एक और बुक ध्यान में रखेंगे आप, राजनीति से दूर। तो इतनी पुस्तकें आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के संबंध में ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ठीक है, एक बात और आपको पता होगी कि इन्हीं के समय 1962 में ही इंडिया चाइना वॉर हुआ था दोस्तों। उसके बाद से ही 2 साल और इन प्रधानमंत्री के पद पे रहे, फिर हृदयाघात से इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। ठीक है, तो ये थे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे ही इनकी मृत्यु हुई, मतलब आकस्मिक रिक्ति आ गई प्रधानमंत्री के पद के लिए, तो कौन आएंगे? कार्यवाहक प्रधानमंत्री। तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में आपको गुलजारी लाल नंदा का नाम ध्यान में रखना है। ठीक है, ये एक नियमित प्रधानमंत्री नहीं थे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। इस कारण इनकी नंबरिंग मैंने नहीं की है प्रधानमंत्रियों की सूची में। क्लियर? अब देखिए, इनके नाम के सामने भी भारत रत्न वाला सिंबल बना हुआ है, मतलब गुलजारी लाल नंदा को भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए भारत रत्न मिला था। 1964 में जैसे कि ही मृत्यु हुई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, तो उसके बाद ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में रहे। फिर एक बार और कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 1966 में ये हम देखने को मिलेंगे, जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री, 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में ये होंगे। क्लियर? चलिए, दूसरे प्रधानमंत्री, नियमित प्रधानमंत्री के तौर पे आपको ध्यान में रखना है लाल बहादुर शास्त्री। इनके नाम के आगे भी ये भारत रत्न वाला सिंबल बना हुआ है, मतलब इनको भी भारत रत्न की प्राप्ति हुई है। 1964 से 66 2 साल का इनका कार्यकाल रहा था। और सबसे महत्वपूर्ण घटना के तौर पे अगर आप ध्यान रखें तो आपको भारत पाकिस्तान, प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध ध्यान में होगा इनके कार्यकाल के दौरान। ठीक है, चलिए, तो 1965 के युद्ध में भारत की विजय हुई पाकिस्तान के साथ में, और इसी युद्ध के दौरान, भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। ये आप सभी को पता होगा कि यह नारा लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया है, लेकिन कब? भारत पाकिस्तान युद्ध के समय 1965 में। क्लियर? अब एक और बात देखिए, श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया इन्होंने। देखिए, सबसे बड़ी समस्या, जैसे कि मैंने कहा, खाद्यान्न की समस्या थी, तो इनके समय भी खाद्यान्न की समस्या इनको विरासत में मिली। ठीक है,
तो लोगों के द्वारा या लोगों को ये आह्वान करते थे कि आप सभी भारत के जो लोग हैं वो एक समय उपवास रखें, एक टाइम जो है उपवास रखें, क्योंकि खाद्यान्न की समस्या थी। ठीक है, तो खाद्यान्न की समस्या तो थी ही, तो हरित क्रांति को इन्होंने बढ़ावा दिया। हरित क्रांति के साथ आपको स्पेसिफिकली ध्यान में रखना है कि श्वेत क्रांति को भी बढ़ावा दिया, मतलब दूध के उत्पादन को भी बढ़ावा दिया इन्होंने। ठीक है, श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, और अमूल की स्थापना भी माने, जैसे हम जानते हैं अमूल जो कंपनी है उसकी भी स्थापना माने इसी श्वेत क्रांति के बढ़ावा के दौरान स्थापित हुई है। 10 जनवरी 1966 को, देखिए भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, तो उसको विराम देने के संदर्भ में एक संधि हुई 10 जनवरी को, कहां पर, रशिया के ताशकंद में। ठीक, जिसे ताशकंद समझौता के नाम से जाना जाता है। तो 10 जनवरी 1966 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ अयूब खान, जिसका नाम था, ताशकंद समझौता किया, और ताशकंद समझौता पे हस्ताक्षर करने के बाद ही उसी रात्रि में हृदयाघात से इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इस मृत्यु को संदेहास्पद भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है ना, तो ये था लाल बहादुर शास्त्री के संबंध में महत्वपूर्ण बातें। क्लियर। चलिए, अब जैसे ही मृत्यु हो जाती है तो फिर अगले कार्यवाहक प्रधानमंत्री आएंगे, कौन, फिर से गुलजारीलाल नंदा, जो मैंने आपको बता दिया 1966 में। अब फिर से जैसे ही रिक्ति हुई तो रेगुलर प्रधानमंत्री, नियमित प्रधानमंत्री के रूप में आ जाएंगी इंदिरा गांधी। इनके नाम के आगे भी क्या है, भारत रत्न वाला सिंबल, तो इनको भी भारत रत्न मिला हुआ है। अब 1966 भारत रत्न इनको क्यों मिला है, तो 1971 में जो एक तरीके से पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था बांग्लादेश को आजाद कराने के संबंध में, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, उसके लिए मिला था इनको भारत रत्न। कार्यकाल 1966 से 77, देखिए जवाहरलाल नेहरू जी के बाद अब सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री के पद पे रहेंगी इंदिरा गांधी। तो इनका जो पहला कार्यकाल था वो 66 से 77 तक होने वाला है। ठीक है, इनके बाद एक और प्रधानमंत्री आएंगे, फिर से इंदिरा गांधी का कार्यकाल आएगा, हम देखेंगे। ठीक, अब इनके संबंध में एक चीज ध्यान में रखिएगा, चौथी लोकसभा और पांचवी लोकसभा का कार्यकाल महत्वपूर्ण है। ठीक, जैसे एक और टॉपिक हमारा बन के निकलता है कि कितनी लोकसभाएं हुई है और उनका कार्यकाल कब से कब तक था, ये आपको सूची बना के रख लेनी है। ये मेरी तरफ से आपको होमवर्क है, ज्यादा कोई बड़ा टॉपिक है नहीं, सिंपल। पहला जो लोकसभा जैसे अगर बोले कार्यकाल, तो 1952 से लेकर 1957 तक चला। जैसा कि आप सभी को पता होगा, नियमित चुनाव जो है, आम चुनाव जो है 1952 में शुरू हुए थे। ठीक है, तो 1952 में पहली लोकसभा का गठन हुआ, ये मानते हैं। ठीक है, तो 1952 से 57 तक आपका पहला लोकसभा। तो वैसा करते करते आपकी जो चौथी लोकसभा और पांचवी लोकसभा के बीच में जो कार्यकाल रहेगा वो इंदिरा गांधी जी का रहने वाला है। क्लियर। तो क्यों महत्वपूर्ण है मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं। अब समझिए, जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री के पद पे थे तो उस समय इंदिरा गांधी जी सूचना और प्रसारण मंत्री थी। ठीक है, उसके बाद जब ये खुद प्रधानमंत्री बनी तो साथ साथ अन्य कार्यभार के रूप में वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विदेशी मामले या विदेश मंत्रालय इनके पास थे प्रधानमंत्री के साथ साथ। ठीक, तो एग्जाम में सीजीपीएससी की अगर बात करूं तो एक प्रश्न पूछा गया था, ध्यान से सुनिए, कि कौन पहली महिला रक्षा मंत्री है भारत की। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पहली महिला रक्षा मंत्री है, तो ये पूछा गया था। तो बहुत सारे लोगों को आंसर क्या लगा, निर्मला सीतारमण, लेकिन उत्तर था क्या, इंदिरा गांधी, क्योंकि रक्षा मंत्रालय जो महिला जिनके पास सबसे पहले था वो थी इंदिरा गांधी। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आगे बात करते हैं 1969 की बात। ठीक है, 14 सबसे बड़े, भारत के सबसे बड़े 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इन्होंने किया, नेशनलाइजेशन किया। ठीक, 1969, बहुत बार प्रश्न पूछ चुका एग्जाम में, तो ये भी महत्वपूर्ण है। 1971 की बात करते हैं तो रियासतों को मिलने वाले प्रीवी पर्स की समाप्ति की इन्होंने। अब ये प्रीवी पर्स क्या है, प्रीवी पर्स को अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है निजी थैली। मतलब प्रीवी पर्स के दौरान जब रियासतों का, मतलब प्रीवी पर्स मतलब है क्या, मैं समझा रहा हूं आपको, सुनिएगा। जब रियासतों का भारत में विलीनीकरण हो रहा था तो उनको इस शर्त में भारत में, या कहना चाहिए कि रियासतों की एक शर्त थी, या उनको एक लुभावन देके भारत में शामिल किया जा रहा था, क्या कहकर कि आपको सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है, तो इसी वित्तीय सहायता को जो रियासतों को मिलती थी विलीनीकरण के पक्ष में के होने के उस पे, तो इसे ही प्रीवी पर्स के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, निजी थैली, निजी थैली मतलब उनको एक निजी पॉकेट मनी जैसे कह सकते हैं, सरकार की तरफ से दिया जाता था। ठीक है, तो इसी वित्तीय सहायता को
1971 में इंदिरा गांधी के द्वारा समाप्त कर दिया गया। देखिए सबसे पहले हुआ क्या था, जब चौथी लोकसभा थी, अब देखिएगा यहां पर क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। जब चौथी लोकसभा चल रही थी, ठीक, तो उस समय हुआ क्या, 67 से लेकर शुरू हुआ था चौथी लोकसभा का कार्यकाल, 72 तक जाना चाहिए था, लेकिन ये 71 में ही समाप्त हो गया। क्यों, सुनिए। जैसे ही इंदिरा गांधी के द्वारा 1971 में रियासतों को मिलने वाले प्रीवी पर्स की समाप्ति की घोषणा की गई और उस संबंध में बिल लाया गया लोकसभा और राज्यसभा में, तो लोकसभा में मेजोरिटी होने के कारण यह बिल पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में एक वोट से ये जो बिल है वो पारित नहीं हो सका। ठीक है, और इस तरीके से जब रियासतों को मिलने वाले वित्तीय सहायता को यानी प्रीवी पर्स को समाप्ति की बात की गई इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा, तो इनका हर तरफ से विरोध होने लगा, इवन कांग्रेस के अंदर भी विरोध होने लगा। तो कांग्रेस का यहां पर क्या हो जाता है, पार्टीशन हो जाता है, कांग्रेस भी यहां पर डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो अपने ही लोग इनका जो है विरोध कर रहे थे इंदिरा गांधी जी का इसी संबंध में। तो इन्होंने क्या किया, 1970 के अंत में मतलब दिसंबर में लोकसभा को भंग करने का निर्णय लिया। ठीक है, किसे, राष्ट्रपति से कहकर, और लोकसभा भंग करवा दिया और फिर से एक आम चुनाव की मांग कर दी। और इस तरीके से देखेंगे कि जो चौथी लोकसभा थी अपने कार्यकाल के पहले ही भंग हो गई और आम चुनाव की घोषणा हो गई। तो इस तरीके से यह महत्वपूर्ण है, चौथी लोकसभा कार्यकाल पूरा होने के पहले ही समाप्ति हो गई, एक साल पहले, और आम चुनाव की घोषणा हो गई 71 में। 72 तक जाना चाहिए था, 71 में अब फिर से चुनकर आएंगी इंदिरा गांधी। ठीक है, तो एक तरीके से देखिए गरीबों के नजर में ये चढ़ गई काफी ज्यादा, ठीक है ना, क्योंकि ये राजा महाराजाओं को मिलने वाली वित्तीय सहायता की समाप्ति की बात कर रही थी, गरीबों के पक्ष में बात कर रही थी। तो एक तरीके से और ज्यादा समर्थन इनको मिल गया और इसी कॉन्फिडेंस में इन्होंने लोकसभा भंग करवा दिया एक साल पहले। कौन सी लोकसभा को, चौथी लोकसभा को। अब प्रश्न कैसा पूछा गया था, तो देखिए पूछा गया था कि कौन सी लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। इस तरीके से भी प्रश्न पूछे गए क्योंकि महत्वपूर्ण घटना इतिहास में। तो चौथी को कम किया गया था, बढ़ाया नहीं गया था। बढ़ाया किसे गया था, 5वीं लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष बढ़ाया गया था। क्यों, क्योंकि इस बीच आने वाला है आपातकाल। तो इसी कारण मैंने चौथी और 5वीं लोकसभा का वर्णन यहां पर किया हुआ है। ठीक है, तो इसके संबंध में भी हम बात करेंगे थोड़ी देर में, देखिएगा। क्लियर, तो इतनी बातें हो गई। अब ये जो प्रीवी पर्स की समाप्ति हुई, कौन सा संविधान संशोधन है, तो ध्यान रखिएगा 26वां संविधान संशोधन है 1971 का। क्लियर। अब चलिए 1971 की एक और महत्वपूर्ण घटना जो है, देखिए क्या था कि आप जो वर्तमान बांग्लादेश है उसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था उस समय। तो उस समय उस पूर्वी पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी सेना का अत्याचार है काफी बढ़ रहा था, नरसंहार हो रहे थे, और वहां पर के जो बांग्लादेशी थे, मूल निवासी थे, जो बांग्ला भाषी थे, वो भारत में आ रहे थे इस डर से। ठीक है, तो एक तरीके से इंदिरा गांधी के सामने एक समस्या पैदा हो गई रिफ्यूजियों को लेकर, बांग्लादेशी रिफ्यूजियों को लेकर। तो इंदिरा गांधी ने यह निर्णय लिया कि भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में जो वर्तमान का बांग्लादेश में उसमें भेजी जाए। तो फिर इस तरीके से शुरुआत हुई 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध की, जिसमें फिर से भारत की विजय हुई दोस्तों। ठीक है, और एक तरीके से ये युद्ध की जो समाप्ति हुई वो हुई 16 दिसंबर को, 16 दिसंबर 1971 को, और इसी तरीके से 16 दिसंबर को पूर्वी पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश आजाद हो गया पूर्वी पाकिस्तान से। ठीक है, 2 पाकिस्तान थे, पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी भी है, और उस समय जो बांग्लादेश वाला हिस्सा था वो पूर्वी पाकिस्तान। इस तरीके से पूर्वी पाकिस्तान चला गया बांग्लादेश वाले क्षेत्र से, बांग्लादेश हो गया आजाद 16 दिसंबर को। और इसी 16 दिसंबर को चूंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा था और भारत विजयी था, तो 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत और बांग्लादेश दोनों में। क्लियर। लेकिन एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे बताएं कारगिल विजय दिवस कौन से दिन मनाया जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, दोनों अलग अलग है, विजय दिवस अलग है जो 16 दिसंबर को मनाया जाता है, और कारगिल विजय दिवस अलग दिन होता है। ठीक है, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कब। आगे देखिए, भारत का पहला परमाणु परीक्षण भी इंदिरा गांधी ने करवाया 18 मई 1974 को, जिसे नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। अब स्माइलिंग बुद्धा नाम देने के पीछे रीजन ये है कि उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी, तो नाम यही सजेस्ट कर दिया गया, क्या, स्माइलिंग बुद्धा, क्योंकि सफल परीक्षण था ये दोस्तों। क्लियर है। ठीक, ध्यान रखिएगा 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण। और जब परमाणु परीक्षण, सफल परमाणु परीक्षण हो गया, तो इंदिरा गांधी ने कहा कि ये विश्व शांति के लिए किया गया परीक्षण है और भारत को न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए किया गया परीक्षण है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए किया गया परीक्षण है, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। अब देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना, 5वीं लोकसभा के कार्यकाल के दौरान आपातकाल लग गया।
जैसा कि आपको पता होगा 1975 का इंसिडेंस है ये इंदिरा गांधी के संबंध में। किस आधार पर किया था कि चारों तरफ अव्यवस्था और अराजकता का माहौल है, यह स्टेटमेंट देते हुए इस आधार पर इंदिरा गांधी ने, जो उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, उनके द्वारा आपातकाल लगवा दिया। और इससे पहले कोर्ट के द्वारा इंदिरा गांधी के ऊपर इल्जाम भी लगाया गया था कि इनका जो चुनाव हुआ था इससे पहले, उसको अमान्य घोषित कर दिया था, ठीक है, क्योंकि गलत तरीके से हुआ था इस आधार पे। तो उन्होंने क्या किया, जस्ट जैसे ही ये निर्णय आया, आपातकाल की घोषणा करवा दी इंदिरा गांधी ने, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो 25 जून 1975 से शुरुआत होकर 21 मार्च 1977 तक यह आपातकाल चला, तकरीबन 21 महीने, ठीक है, 2 साल के आसपास का समय है। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और इसी कारण देखिएगा, ये जो आपका 5वीं लोकसभा है, शुरुआत हुई थी 1971 में, समाप्त हो जाना चाहिए था 1976 में, 5 साल का कार्यकाल के हिसाब से, ठीक है। लेकिन चूंकि आपातकाल लग चुका था, तो आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल आगे बढ़ सकता है। कितना बढ़ सकता है, कैसे बढ़ सकता है, कितने महीने के लिए एक साथ बढ़ सकता है, फिर अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है, ये सारी चीजें जब आपको तब क्लियर होगी जब आप आपातकाल वाला टॉपिक पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत में दोस्तों, ठीक है। तो देखिएगा उसे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो 1977 तक आपातकाल चला और तब तक ही ये 5वीं लोकसभा चलती रही। तो एक तरीके से 76 में खत्म होने वाला लोकसभा 77 तक चला है, तो 1 वर्ष तक के लिए कार्यकाल बढ़ गया था 5वीं लोकसभा का। यह प्रश्न पूछा गया था और इसके पीछे ये रीजन है पूरा, क्लियर है। फिर जैसे ही 77 में आपातकाल की समाप्ति की घोषणा की गई इंदिरा गांधी के सरकार के द्वारा और चुनाव की मांग की गई, तो जैसे ही चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी की हार हो गई बहुत ही बुरी तरीके से, ठीक है, क्योंकि जनता बिल्कुल भी खुश नहीं थी आपातकाल को लेकर। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया पूरा इंदिरा गांधी के संबंध में 1966 से 77 तक की पूरी बातें। अब देखिए, चुनाव हो गया, इंदिरा गांधी हार गई। अब मोरारजी देसाई आएंगे अगले प्रधानमंत्री, जो इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान शुरुआत में उप प्रधानमंत्री के रूप में थे, लेकिन कुछ आपसी मतभेद होने के कारण मोरारजी देसाई कांग्रेस से निकल गए और एक अलग पार्टी से चुनाव लड़े, जो थी जनता दल, ठीक है। जनता दल से प्रधानमंत्री निर्वाचित होकर आए मोरारजी देसाई। इनके नाम के आगे भी ये सिंबल बना है, मतलब इनको भी भारत रत्न मिला हुआ है, ठीक है। 1977 से 2 वर्ष के लिए कार्यकाल होगा 1979 तक। अब इनके नाम के आगे देखिए सीएम लिखा हुआ है। सीएम का मतलब वो है जिसमें प्रधानमंत्री पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं किसी राज्य के, ठीक है। तो कौन कौन से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये भी साथ साथ बताते चलो, तो ध्यान से सुनिएगा। मोरारजी देसाई पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं बंबई राज्य के। बंबई राज्य मतलब 1952 की बात कर रहा हूं, जब महाराष्ट्र और वर्तमान का गुजरात मिलकर बंबई राज्य कहलाता था, ठीक है। तो उस बंबई राज्य के मुख्यमंत्री थे मोरारजी देसाई, 1952 की बात है, ठीक है। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे ये। अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री देखने को मिले सभी के सभी कांग्रेसी थे, लेकिन मोरारजी देसाई पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी थे। कौन से दल के? जनता दल के। तो इतनी बातें ध्यान में रखिएगा। और मोरारजी देसाई ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मतलब भारत रत्न के साथ साथ पाकिस्तान का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वो भी मिला है, ठीक है, जिसे निशाने पाकिस्तान कहा जाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो भारत के सर्वोच्च पुरस्कार के साथ साथ पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार भी इनको मिला है। क्यों? पाकिस्तान के साथ शांति समझौते को लेकर, ठीक है। अगले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। 2 साल इनकी आपसी मतभेद होने के कारण ये भी सरकार पूरी तरीके से चल नहीं पाई। 2 साल के बाद इनका कार्यकाल हो गया समाप्त। अब अगले जनता दल के ही दूसरे प्रधानमंत्री आएंगे चौधरी चरण सिंह, ठीक। 1979 से 80 मतलब पूरा 1 साल भी नहीं हुआ था ठीक से, और इतना कार्यकाल रहा है चौधरी चरण सिंह का। इनके संबंध में कुछ बातें सुनिए। देखिए, किसानों का मसीहा कहा जाता था चौधरी चरण सिंह को। उत्तर प्रदेश के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं ये चौधरी चरण सिंह, ठीक। 1952 में इन्हें जमींदारी प्रथा भी समाप्त की उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, और गरीबों को बराबर न्याय देने का कार्य किया। उनकी आर्थिक स्थिति सुधारी। किसानों के मसीहा कहे जाते थे। इसी कारण इनके जन्म दिवस मतलब 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है भारत में। ध्यान रखिएगा, चौधरी चरण सिंह की बात हो रही है यहाँ पर। क्लियर? इतनी बातें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब चौधरी चरण सिंह का भी कार्यकाल हो गया 80 में समाप्त। फिर से हो गई चुनाव की घोषणा, क्योंकि जितनी पॉसिबिलिटी थी राष्ट्रपति ने न्योता दिया ग्रुप दलों को प्रधानमंत्री के लिए बनने के लिए,
या सरकार बनाने के लिए वो सारी पॉसिबिलिटी हो चुकी थी समाप्त। अब एक ही चारा बच गया था फिर से चुनाव कराना। तो 1980 में फिर से चुनाव हो जाती है और इंदिरा गांधी की फिर से वापसी हो जाती है दोस्तों, चुनाव जीतकर। ठीक है, अब इनका कार्यकाल चलेगा 84 तक, 1980 से 84 तक। नंबरिंग इसलिए नहीं की क्योंकि नंबरिंग ऑलरेडी हो चुकी है इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के रूप में। इस कार्यकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से ध्यान में रखना है। जैसे आपको पता होगा कि एक कांग्रेस के ही सदस्य थे जिसका नाम था जरनैल सिंह भिंडरावाला। ठीक है, उनके द्वारा कांग्रेस से पृथक होकर एक अलग खालिस्तान नामक सिख देश की मांग की जाने लगी। और फिर ये क्या करते थे कि अमृतसर के जो स्वर्ण मंदिर में वहां जाके आश्रय ले लिया और एक तरीके से उग्रवादी गतिविधियों में शामिल हो गए ये भिंडरावाले। ठीक है, तो भारत की सेना को स्वर्ण मंदिर में भेजा इंदिरा गांधी ने। ठीक, और एक तरीके से भिंडरावाले के साथ साथ कहना चाहिए कि बहुत सारे आम जनता का भी यहाँ पर की मृत्यु हुई। ठीक है, भारतीय सेना के द्वारा कह सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे दंगे हुए उस समय। और 1984 में ही इसी कारण क्योंकि बहुत सारे आम जनता की ही मृत्यु हुई तो बहुत सारे जो सिख थे या सिख समुदाय था वो इंदिरा गांधी से क्रोधित था और इनके ही 2 बॉडीगार्ड जो सिख थे उनके द्वारा इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई 1984 में। तो यहाँ पर इनका कार्यकाल पूरी तरीके से हो जाता है समाप्त। 80 से 84 में हो गई इनकी हत्या। ऑपरेशन ब्लू स्टार ध्यान में रखेंगे, स्वर्ण मंदिर से भिंडरावाले को हटाने वाली गतिविधि थी ये। ठीक है, उग्रवादियों को हटाने की गतिविधि थी। क्लियर है ये वाला पूरा स्लाइड। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा, जैसे ही इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई तो उनके उत्तराधिकारी के रूप में एक ही नाम सामने आ रहा था, वो था राजीव गांधी। राजीव गांधी को राजनीति में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। वो एक पायलट थे, जैसा कि आपको पता होगा, नहीं पता है तो ध्यान में रखिएगा, वो एक पायलट थे, एयर पायलट थे। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से सभी लोगों का समर्थन था और बहुत सारे लोगों ने भी कहा कि राजीव गांधी को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो अगले प्रधानमंत्री के रूप में, 6वें प्रधानमंत्री के रूप में आपको ध्यान में रखना है राजीव गांधी। भारत रत्न इनको भी मिला है, नाम के आगे देखिएगा। 1984 से 89 तक का इनका कार्यकाल होगा। पहले तो जैसे ही स्थान रिक्त हुआ राजीव गांधी आ गए। ठीक, फिर 1984 में ही चुनाव हो गया। पूरे 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री रहने वाले हैं क्योंकि सबसे कम उम्र के ये प्रधानमंत्री हैं। ध्यान रखिएगा, 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे और आज तक का सबसे ज्यादा सीट जीतने का, लोकसभा में सबसे ज्यादा सीट जीतने का रिकॉर्ड भी राजीव गांधी के नाम रहा है दोस्तों। ठीक है, देखेंगे कैसे। कुल 514 में से 404 सीट इन्होंने जीती थी, कहीं कहीं पर 409 सीट भी देखने को मिलती है, तो ध्यान से सुनिए। 514 में 404 सीट जीती थी लोकसभा की इन्होंने, अभी तक का रिकॉर्ड है, कोई नहीं तोड़ पाया। ठीक, और जब 1 साल बाद पंजाब और असम में फिर से चुनाव हुआ, ठीक है, फिर से मतलब चुनाव हुआ क्योंकि वहां पर बोलना चाहिए कि विरोध वाली स्थिति थी तो चुनाव नहीं हो पाया था। तो 1 साल बाद जब फिर से पंजाब और असम में चुनाव हुआ तो 10 सीट और मिला कांग्रेस को, तो कुल सीट हो गई 414। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे अधिक लोकसभा सीट जीतने वाले ये प्रधानमंत्री हैं और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं। ये दोनों बात ध्यान में रखिएगा। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट बात है, सुनिएगा इनके संबंध में। सूचना क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में कंप्यूटराइजेशन, कंप्यूटरीकरण के पितामह कहे जाते हैं, या फिर कहना चाहिए आर्किटेक्ट ऑफ डिजिटल इंडिया कहना चाहिए, मतलब वास्तुकार किसके, डिजिटल इंडिया के कहे जाने चाहिए, क्योंकि इन्होंने कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया, या बोलना चाहिए कि पूरे सरकारी काम काजों का माध्यम जो है उसको कंप्यूटर को बनाया। भारत में कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, तो इनको फादर ऑफ आईटी, मतलब फादर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी का पितामह के साथ साथ टेलीकॉम रिवॉल्यूशन का पितामह भी कह रहे हैं। ठीक है, सॉरी पितामह नहीं, पिता कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, फादर लिखा हुआ है। ठीक है, फादर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम रिवॉल्यूशन इन इंडिया। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस की इन्होंने भारत में। क्लियर, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप था इनका ये। एक और महत्वपूर्ण बात, वोट डालने की उम्र को 21 वर्ष से 18 वर्ष इन्होंने किया है। ठीक, अगली बात है, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया, इनके द्वारा ही लिया गया स्टेप था। और भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को ग्राउंड लेवल पे लाने वाले भी राजीव गांधी थे। मतलब जैसे भी हम पंचायतें देखते हैं, नगरीय निकाय देखते हैं, वो किनके द्वारा लाया गया था जमीनी स्तर पर, राजीव गांधी के द्वारा। महिलाओं को आरक्षण भी राजीव गांधी के द्वारा। कितने महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं देखिएगा। ठीक है, लेकिन आगे एक दाग लगेगा इनके ऊपर, उसकी भी बात करेंगे, देखिएगा। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति की घोषणा की, जिसे हम कहते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, 1986 में। अब इनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण विवाद भी रहे और वाद भी रहे। जैसे देखिएगा, एक वाद है शाहबानो वाद, शाहबानो केस। ठीक है, 1985 में। मतलब हुआ क्या, ये मुस्लिम महिला थी, इनके पति ने इनको तलाक दे दिया, 3 तलाक कहकर। ठीक है, उस समय 3 तलाक था, जैसा कि आपको पता होगा, अभी अभी की बात है। ठीक है, 3 तलाक समाप्त हुए मतलब। तो उस समय
ये शाहबानो जो मुस्लिम महिला थी उसके पति ने उनको 3 तलाक कहकर तलाक दे दिया। फिर ये चली गई कोर्ट, क्यों? क्योंकि मुझे गुजारा भत्ता चाहिए, शादी के बाद मेंटेनेंस चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है, गुजारा करने के लिए, ये इनकी मांग थी। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम महिलाओं के द्वारा ये मांग की गई थी, लेकिन अभी तक मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद मेहर की रकम दी जाती थी। केवल मेहर की रकम वो होती है जो शादी के समय तय रकम होती है, लेकिन अब इनकी मांग क्या थी कि केवल मेहर का रकम नहीं चाहिए, आगे आने वाले जितने भी मतलब समय है वो मुझे गुजारा भत्ता चाहिए होगा, मेंटेनेंस चाहिए होगा, मुआवजा चाहिए होगा, ये इनकी मांग थी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मान ली गई। तो एक तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है ये शाहबानो केस, डिटेल में देखिएगा आप, ठीक है। तो जैसे ये शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अब जो भी पति अपने पत्नी को तलाक देगा उसे गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। पहले 3 महीने तक बस दिया जाता था, लेकिन अब उसके बाद भी देना पड़ेगा, इस तरीके से निर्णय दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो इससे बोलना चाहिए कि मुस्लिम संप्रदाय में विरोध होने लगा, सरकार का भी, सुप्रीम कोर्ट का भी। तो इस दबाव में क्या किया, राजीव गांधी ने एक एक्ट लिया है, द मुस्लिम वुमन एक्ट, ठीक है। मुस्लिम वुमन एक्ट में क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला आया था उसको 0 घोषित कर दिया और ये बोल दिया गया कि मेहर की रकम के साथ केवल 3 महीने तक आपको गुजारा भत्ता दिया जाएगा, उसके बाद नहीं। राजीव गांधी की सरकार, और एक तरीके से अल्पसंख्यकों को खुश करने का यह पहला कदम माना जाता है, ठीक है। शाहबानो केस के फैसले को पलट दिया, ले आए द मुस्लिम वुमेन एक्ट, ठीक है, राजीव गांधी की सरकार। तो ये पूरा घटना है, देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। साथ ही साथ एक विवाद है, बोफोर्स मामला, सुने भी होंगे। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो इनके समय वित्त मंत्री थे वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो आगे आके प्रधानमंत्री बनेंगे। तो वित्त मंत्री ने, जो वीपी सिंह थे, उन्होंने ये पाया कि जो बोफोर्स मामला है या जो बोफोर्स डील हुई है, जिसके संबंध में हथियार खरीदे जा रहे थे भारत के द्वारा, उसमें घोटाला हो रहा है, रिश्वत दी गई है भारत के जो भी नेता हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको ये डील होने के उसमें संदर्भ में। तो ये मामला, ये जो आरोप है, ये राजीव गांधी के ऊपर लगाया था किसने? उन्हीं के वित्त मंत्री वीपी सिंह ने, जो बाद में जाके उन्होंने क्या, रक्षा मंत्री बना दिया गया था। किनके द्वारा? राजीव गांधी के द्वारा। यही सब जब केस हो रहा था तो पहले वित्त मंत्री थे, फिर बाद में रक्षा मंत्री हो गए। एक मुद्दा LTTE का भी है, लिट्टे जिसे कहते हैं, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, ठीक है। श्रीलंका में ये सक्रिय समुदाय था, कहना चाहिए, तो उग्रवादी संगठन भी था, कह सकते हैं। तो एक तरीके से भारत का श्रीलंका में भी हस्तक्षेप रहा, भारत ने अपनी श्रीलंका में सेना भेजी थी, ये भी पूरा एक मामला है। और इसी संगठन के द्वारा राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है, हम देखेंगे बाद में, ठीक है। एक तरीके से हस्तक्षेप वाली बात हो रही थी यहाँ पर। पृथक एक तमिल राष्ट्र की मांग की जा रही थी इस संगठन के द्वारा, क्लियर है। चलिए, तो ये पूरी बातें आपको राजीव गांधी के संदर्भ में ध्यान में रखनी है। अब अगले प्रधानमंत्री आ जाएंगे वीपी सिंह, क्योंकि कार्यकाल हो गया समाप्त, फिर से चुनाव हुआ, लेकिन जैसे कि आपको पता है बोफोर्स मामला, राजीव गांधी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो आरोप लगने के बाद जब फिर से चुनाव हुआ 1989 का, ठीक है, उसमें राजीव गांधी की हार हो गई। सबसे ज्यादा वोट लेकर आए थे, अब हार हो गई डायरेक्ट, ठीक। लेकिन फिर भी कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आई थी अभी भी, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं था। तो क्या किया वीपी सिंह ने? बहुत सारे दलों को मिलाकर, जिसमें बीजेपी भी शामिल थी, जनता दल भी शामिल थी, मिलाकर जन मोर्चा पार्टी बनाई और उसमें से प्रधानमंत्री बनके आए सामने वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है। अब इनके नाम के आगे CM लिखा हुआ है, मतलब ये भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है। तो देखिए, यहां पर मैं बताना भूल गया था, चौधरी चरण सिंह भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक। 11 महीने का कार्यकाल था इनका, 1989 से 90 तक का। जनमोर्चा पार्टी, जैसे कि मैंने आपको कहा, कांग्रेस के नहीं थे, पहले कांग्रेस में वित्त मंत्री थे, फिर रक्षा मंत्री थे, फिर कांग्रेस से अलग हो गए थे ये, ठीक है। अब इनके संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि मंडल आयोग की जो भी सिफारिश थी, जिसमें OBC के रिजर्वेशन की बात की थी, उनकी घोषणा कर दी वीपी सिंह ने, ठीक है। मंडल आयोग की सिफारिश पर OBC आरक्षण की घोषणा किसके द्वारा? वीपी सिंह के द्वारा, ठीक। चलिए, तो इतनी बातें हैं वीपी सिंह के संबंध में। इनकी सरकार जो है 11 महीने के बाद नहीं टिक पाई, सरकार गिर गई। अब आ जाएंगे अगले, चंद्रशेखर सिंह, 1990-91, इनका कार्यकाल ध्यान में रखिएगा। बहुत ही कम कार्यकाल था, मतलब पूरा 1 साल भी नहीं था, ठीक है। समाजवादी जनता पार्टी के थे ये, पार्टी भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपना पहला बजट प्रस्तुत करने के पूर्व ही इनकी सरकार गिर गई फिर से, ठीक। अब एक और बात यह है, सुनिएगा, इनकी सरकार कैसे गिरी वीपी सिंह की, ये भी महत्वपूर्ण घटना है। देखिए, जैसे बीजेपी को भी समर्थन प्राप्त था इनका, जन मोर्चा पार्टी में बीजेपी भी शामिल थी, उनका भी एक तरीके से समर्थन प्राप्त था,
लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी का उसी समय राम जन्मभूमि की यात्रा को लेकर रथ यात्रा निकाला गया और इस रथ यात्रा का विरोध करने वालों में से एक वीपी सिंह भी थे। ठीक है, और चूंकि रथ यात्रा का विरोध वीपी सिंह ने किया और बीजेपी इनको समर्थन दे रही थी, तो बीजेपी नाराज होकर समर्थन वापस ले ली और इनका सरकार जो है वो गिर गई। ये आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर? चलिए, अब जब चंद्रशेखर सिंह 1991 में इनकी सरकार गिर गई तो फिर से चुनाव की घोषणा हुई और उसी चुनाव प्रचार के दौरान 1991 के बाद जो चुनाव होने वाला था, उसी चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी की हत्या हो गई तमिलनाडु में 1991 में। क्लियर है? चुनाव प्रचार के दौरान, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगले प्रधानमंत्री, 90वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव आते हैं। ये भी सीएम रह चुके हैं आंध्र प्रदेश के। ठीक है, ये भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं आंध्र प्रदेश के। 1991 से 96 तक इनका कार्यकाल रहा। मतलब बहुत सारे प्रधानमंत्रियों के बाद अब हमको देखने को मिल रहा है कि इनका कार्यकाल पूरी तरीके से संपन्न हो पाएगा 5 साल का। 91 से 96 पूर्ण बहुमत नहीं था, फिर भी जोड़ तोड़ की सरकार थी, पूरी तरीके से चलेगा, 5 साल चलेगा। ठीक है, अब इनके समय में एक महत्वपूर्ण घटना या बोलना चाहिए भारत के लिए बहुत ही विकट स्थिति थी, आर्थिक स्थिति भारत की। ठीक है, भारत में वित्तीय संकट चल रहा था इधर। क्लियर? 3 बड़ी परिस्थितियां थी भारत के सामने। एक, राजीव गांधी की हत्या हो गई तो राजनीतिक अस्थिरता हो गई। एक, आर्थिक अस्थिरता हो गई क्योंकि भारत में वित्तीय संकट चल रहा था। भारत के पास फॉरेन रिजर्व बचा ही नहीं था, बहुत कम बचा था, जो केवल 3 दिन के लिए था। और साथ ही साथ गल्फ वॉर चल रहा था इस समय, गल्फ ट्रेड वॉर चल रहा था, व्यापारिक युद्ध चल रहा था खाड़ी के देशों के मध्य। तो इस तरीके से कच्चे तेल की भी कमी होने लगी। तो इस तरीके से बहुत ही विकट परिस्थिति थी इनके कार्यकाल के दौरान। ठीक, तो हुआ क्या, जैसे ही भारत में वित्तीय संकट चल रहा था इस समय, तो इन्होंने क्या किया, जैसे ही प्रधानमंत्री के पद पे आए, इन्होंने वित्त मंत्री बना दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जो पूर्व आरबीआई गवर्नर थे। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्टेप था ये इनका। और जैसे ही वित्त मंत्री बने मनमोहन सिंह, इन्होंने बहुत सारे आर्थिक सुधार किए, जिसमें से ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ये 3 आप ध्यान में रखेंगे। ग्लोबलाइजेशन मतलब भारत को पूरे विश्व के लिए खोल दिया। प्राइवेटाइजेशन मतलब निजी क्षेत्रों की भागीदारी कर दी व्यापार क्षेत्रों में। दूसरा, लिबरलाइजेशन मतलब जो भी व्यापारिक नीति थी भारत की, उसको थोड़ा उदारवादी बना दिया, इजी बना दिया। ठीक है, जिससे निवेश बढ़ने लगा और फॉरेन रिजर्व में बढ़ोतरी होने लगी, आर्थिक स्थिति सुधरने लगी भारत की। क्लियर? तो आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है मनमोहन सिंह को भारत में। क्लियर? आगे देखिए, बाबरी मस्जिद मुद्दा उठा था इन्हीं के कार्यकाल के दौरान। बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, ये सारी चीजें चल रही थी साइमल्टेनियसली इन्हीं के कार्यकाल के दौरान। ठीक है, टाडा की शुरुआत हुई क्योंकि इस समय कश्मीर में आतंकवादी घटना अपने चरम सीमा पर थी। तो टाडा का फुल फॉर्म क्या है? टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, मतलब आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ये था पीवी नरसिम्हा राव के संबंध में संपूर्ण बातें। अगले प्रधानमंत्री आ जाएंगे, कार्यकाल पूरा हो गया, अब अगले प्रधानमंत्री आएंगे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, भारत रत्न इनको भी मिला है। 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक पहली बार इनकी सरकार जो आई थी, उतनी दिन तक चली थी, मतलब 13 दिन चली थी कुल। 16 मई से 1 जून आप देखेंगे 1996 का, तो 13 दिन होता है। तो सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री के तौर पे आपको अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ध्यान में रखना है। ठीक है, नियमित प्रधानमंत्री के तौर पे, क्योंकि अगर हम गुलजारी नंदा की बात करें तो शुरू में जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे वो भी 13 दिन के लिए थे, फिर 14 दिन के लिए थे। लेकिन यहां पर ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, नियमित प्रधानमंत्री नहीं थे। नियमित प्रधानमंत्री के तौर पे सबसे कम कार्यकाल 13 दिन का अटल बिहारी वाजपेयी का है, और ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखा है सबसे कम कार्यकाल। अब 11वें प्रधानमंत्री आ जाएंगे। देखिए, इनका कार्यकाल आगे भी आएगा, तो उनके संबंध में जो बात है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अगले प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा, 96 से 97। इनके संबंध में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, अपनी कुर्सी संभालने में ही लगे हुए थे, तो कोई खास बात है नहीं, जनता दल के थे ये। बस एक बात आपको ध्यान में रखनी इसके संबंध में कि ये जो HD देवेगौड़ा है, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी थे, सीएम है कर्नाटक के थे, मतलब ये आप ध्यान में रखिएगा। तो एक तरीके से ये भी आपकी सूची बनती जा रही है कि कौन कौन से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका भाग 1। भाग 2 में जल्द से जल्द लेकर आऊंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप मिस मत कीजिएगा। ठीक है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।